सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 15 जिसका नाम है समास यानी कि कंपाउंड। चलिए आइए शुरू करें हमारा ये नया पाठ। देखिए बच्चों, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा है रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर, है ना बच्चों। और लिखा है पूजा के लिए घर यानी कि पूजा घर। समझ गए बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, पहले चित्र में जैसे कि अभी आपने देखा कि रसोई के लिए जो घर होता है क्या होता है, उसे हम रसोई घर कहते हैं, है ना। और नीचे एक और दिया था बच्चों जो है आपका पूजा के लिए घर, है ना। तो ये क्या हो गया, पूजा घर। ये बच्चों क्या है, संक्षिप्त करके अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास छोटे छोटे से ये नाम आएंगे। इसी संक्षेपीकरण की विधि को समास कहते हैं। ठीक है, समास यानी कि संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है बच्चों, संस्कृत का है, और जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। ठीक है, हमें बहुत सारे शब्दों को हटाकर उसकी जगह पर एक छोटा सा शब्द लिखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी परिभाषा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखिए समस्त पद क्या होता है बच्चों। देखो समास रचना में दो या दो से अधिक शब्द जो है बच्चों पद होते हैं। क्या होते हैं, पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों पदों को जोड़ने से बच्चों जो नया शब्द बनता है वही हमारा समस्त पद कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए समस्त पद क्या है, राजपुत्र, यानी कि पूर्व पद इसमें बच्चों राज है और दूसरा क्या है, उत्तर पद पुत्र। ठीक है, तो ये हो गया राजपुत्र। इसी प्रकार से भर पेट में भर जो है वो पूर्व पद है और पेट क्या है, उत्तर पद। इसी प्रकार से आजीवन, तो इसमें आ बच्चों ये पूर्व पद है और जीवन इसका उत्तर पद है। प्रतिदिन में प्रति पूर्व पद है और दिन क्या है, हो जाएगा इसका उत्तर पद। ठीक है, समझ गए। अब पढ़ लेते हैं हम समास के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ कंपाउंड। बच्चों ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, फिर बच्चों द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। पहला पढ़ लेते हैं हम बच्चों अव्ययभाव समास। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, इससे बना समस्त पद भी बच्चों अव्यय की भांति कार्य करता है और यह बच्चों हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे कि समस्त पद में दिया गया है आमरण। इसमें देखिए विग्रह करेंगे तो यानी कि मरण तक, है ना। फिर क्या है, प्रत्येक यानी कि एक एक, प्रतिवर्ष यानी कि बच्चों प्रत्येक वर्ष, हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ से, फिर क्या है यहाँ पे बाकायदा यानी कि बच्चों कायदे के अनुसार, और यथा संभव यानी कि जहां तक संभव हो। ठीक है, अब बाकी की जो और भी दिए हैं बच्चों ये आप खुद से कर लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते, दूसरा भेद है इसका बच्चों तत्पुरुष समास। देखो जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद बच्चों प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समास में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण है हमारा ग्रामगत यानी कि ग्राम को गत। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। आपने देखा कि यहाँ पे जो का है विभक्ति उसका क्या लोप हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, राजसभा यानी कि बच्चों राजा की सभा। ठीक है, फिर क्या है गुण युक्त यानी कि बच्चों क्या है गुण से युक्त, शोक मग्न का अर्थ क्या है बच्चों, शोक में मग्न। फिर क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ठीक है, वनवास यानी कि बच्चों वन में वास। समझ गए। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं समास, तो ये आप पढ़ेंगे इसके। ठीक है, फिर हमारा तीसरा आता है द्वंद्व समास। बच्चों जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और देखो और का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि हानि लाभ। ठीक है, तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा हानि और लाभ। आपने देखा कि और का लोप हो गया है। इसी प्रकार से माता पिता, तो माता और पिता। फिर अन्न जल यानी कि अन्न और जल, रात दिन यानी कि रात और दिन, दूध दही यानी कि दूध और दही, फिर सुख दुख यानी कि सुख और दुख। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के ये आप स्वयं से पढ़ेंगे। आइए अब देखिए चौथा आता है द्विगु समास। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, जिस समास पद में बच्चों जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची विशेषण होता है और जिसके समस्त पद से समूह का बोध होता है उसी को हम बच्चों द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि देखो अगर बोला जाए त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। ठीक है, फिर है त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समूह। फिर है बच्चों चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह। दोराहा यानी कि क्या है बच्चों, दो राह यानी कि बच्चों 2 राहों का समूह। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह और पंजाब यानी कि 5 आवों यानी कि नदियों का समाहार। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी दिए हैं, इन्हें पढ़िएगा। अब देखो 5वां है हमारा कर्मधारय समास। बच्चों जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य यानी कि संज्ञा अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कि बच्चों अगर उपमान देखा जाए तो जिससे तुलना की जाए। ठीक है, क्या होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है,
और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों दोनों ही एक जैसे हैं, पर थोड़ा सा इनमें अंतर तो है। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे कि महात्मा गांधी, हमने लिखा महान है जो आत्मा। ठीक है, फिर है काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। फिर शुभागमन, यानी कि शुभ है जो आगमन। महाराज, यानी कि महान है जो राजा। फिर चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। तो बच्चों किसमें बोला हमने? मुख का यहाँ पे जो है उपमा करी है, यानी कि इसका जो है हमने तुलना करी है किससे? इसको बच्चों हमने उपमा दी है चंद्रमा की। ठीक है, फिर क्या है? दुष्चरित्र, यानी कि बुरा है जो चरित्र। ठीक है, इसी प्रकार से और भी दिए हैं बच्चों उदाहरण, इन्हें पढ़िएगा। अब छठा आता है बहुब्रीहि समास। देखिए, जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर जो है बच्चों संकेत करते हैं, यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि चतुर्भुज अगर बोला जाए, चतुर्भुज में चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। ठीक है, नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। इसी प्रकार चतुर्मुख, यानी कि चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। और पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे इसकी जो बाकी उदाहरण है इन्हें आप खुद से पढ़िएगा। समझ गए ना? अब आइए बच्चों सातवां हम पढ़ लेते हैं, यह है बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर। ठीक है, ये बच्चों हमें दोनों में अंतर दिया गया, आइए इसे पढ़े। कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद बच्चों विशेष्य या उपमेय प्रधान होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए बच्चों आपको क्या दिए, जैसे कि कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन। तो ये क्या है बच्चों? कर्मधारय। और देखो नीलकंठ अगर बोला जाएगा तो बच्चों नीला है जो कंठ, यानी कि यह है कर्मधारय। ठीक है, तो बच्चों कमल जैसे नयनों वाले अर्थात राम कौन है? बहुब्रीहि। बच्चों इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, ये है इसमें मुख्य अंतर। आइए हमारा ये पाठ अब पूरा हो चुका, चलिए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा, तो आओ दोहराएं। समास संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं बच्चों। ठीक है, पहला अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बच्चों बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे बच्चों समास को अच्छे से पढ़िए, सारे भेदों को उनके उदाहरण के साथ अच्छे से याद कीजिए। ठीक है बच्चों, और अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।